दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटिंग से एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग पार्ट 7 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 8 से आगे करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 से। देखिए पार्ट 7 में हम लोग टोटल क्वेश्चन 170 तक कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षक रिपोर्ट दी जाती है। ए वैधानिक अंकेक्षक द्वारा, बी आंतरिक अंकेक्षक द्वारा, सी सरकारी अंकेक्षक द्वारा, डी सचिवीय अंकेक्षक द्वारा। देखिए जो क्वेश्चन है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षक रिपोर्ट दी जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। देखिए वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट वैधानिक अंकेक्षक द्वारा दी जाती है। वैधानिक अंकेक्षक से आशय ऐसे अंकेक्षक से है जिसकी नियुक्ति विधान द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है। ए सरकार को, बी अंशधारियों को, सी लेनदारों को, डी संचालक मंडल को। देखिए जो क्वेश्चन है टीजीटी 2006 में पूछा जा चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है, यानी कि इंटरनल ऑडिटिंग का जो रिपोर्ट होता है वो किसे पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा संचालक मंडल को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। देखिए इंटरनल ऑडिटिंग की बात हो रही है, तो इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिटिंग जो भी होगी तो उसका जो रिपोर्ट होगा वो किसको पेश किया जाएगा? वो संचालक मंडल को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखाया जाता है या पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा संचालक मंडल को। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, बी साधारण सभा बुलाने का अधिकार, सी साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, डी साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी 2006 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार ऑडिटर को होता है, ये तो सम्मिलित है, ठीक है। साधारण सभा बुलाने का अधिकार, साधारण सभा बुलाने का अधिकार जो होता है ये ऑडिटर को नहीं होता है। उसके बाद साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, ये तो है भाई, जो सभा अगर है तो उसमें उपस्थित होने का अधिकार है। साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये भी ऑडिटर को होता है, लेकिन साधारण सभा बुलाने का अधिकार ऑडिटर को नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा साधारण सभा बुलाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे। किसी कंपनी के अंकेक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए? ए अंकेक्षक को एमकॉम उत्तीर्ण होनी चाहिए, बी अंकेक्षक को इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, सी अंकेक्षक को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, डी अंकेक्षक को कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी दे सकता था बट इतना इजी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। एक आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रबंधन द्वारा, बी सरकार द्वारा, सी अंशधारियों द्वारा, डी कर्मचारी परिषद द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन मैं 7 से 8 बार रिपीट कर चुका हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर तो देते हैं लेकिन किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ये भी आप लोग लिखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 175 है तो 175 का सी डी जो भी होगा उसके आगे लिखिए, तब मुझे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है? ए
वृत्तिशील चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी एक बॉडी कॉर्पोरेट, सी कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी, डी एक व्यक्ति जो उस कंपनी के एक अधिकारी या कर्मचारी की नौकरी में हो। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है, तो कौन एक लेखा परीक्षक हो सकता है? वृत्तिशील चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी को अपने लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, जिसके संबंध में नियुक्त किए जाने वाले अंकेक्षक को भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान यानी कि ICA द्वारा वृत्तशील प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, वृत्तशील चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे। कोई कंपनी ऐसे एक व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती ब्लैंक जो कंपनियों का लेखा परीक्षण हाथ में लिए हो। A 12, B 20, C 25, D 28। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कंपनी ऐसे एक व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती, खाली स्थान जो कंपनियों का लेखा परीक्षण हाथ में लिए हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा 20। कोई कंपनी ऐसे व्यक्ति या फर्म को अपना लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकता जो पहले से ही 20 कंपनियों का लेखा परीक्षण कार्य अपने हाथ में लिया हो, अर्थात एक व्यक्ति या फर्म एक साथ 20 से अधिक कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा 20। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये TGT 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। ये क्वेश्चन जो है TGT 2003 UPPCS प्री 2005 में पूछा गया है। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी अपनी अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा 30 दिन। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को 30 दिन के अंदर एक लिखित सूचना देता है। कंपनी अधिनियम 1956 धारा 224, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार यह अवधि 15 दिन है। और वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे। कंपनी अंकेक्षक का निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है? ए जानबूझकर झूठा विवरण देना, बी लापरवाही, सी प्रविवरण में मिथ्या वर्णन, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अंकेक्षक का निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है, तो सिविल दायित्व इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा लापरवाही। कंपनी अंकेक्षक के दायित्वों को मुख्यतः दो भाग में हम लोग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका होगा दीवानी दायित्व यानी सिविल लायबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ दायित्व को हम लोग शामिल करते हैं। कौन सा? लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व, और दूसरा क्या है? अपराध कार्यों के लिए दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी। जब कोई अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य करते समय ऐसा कार्य करता है जिन्हें वैधानिक दृष्टि से अपराध माना जाता है तो वो कार्य सापराध कार्य कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 180 देखें। कंपनी के अंकेक्षक का ए अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार है, बी केवल ऐसी बैठक में ही शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, सी कंपनी की केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही शामिल होने का अधिकार है, डी केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभाओं में ही शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालन मंडल उसे नियंत्रित करने का निर्णय ले। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कंपनी के अंकेक्षक का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा केवल ऐसी बैठक में ही शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 146 के अनुसार अंकेक्षक को लेखों के संबंध में तथा रिपोर्ट में दी गई मर्यादाओं के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु साधारण सभा में बोलने का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अंकेक्षण सदस्यों की आशंकाओं का समाधान कर सकता है तथा उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, परंतु वह सभा में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अंकेक्षक को संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त अन्य बातों पर बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन 181 देखेंगे, एक कंपनी अंकेक्षक का दीवानी दायित्व किस लिए होता है? ए लापरवाही के लिए, बी प्रविवरण में असत्य कथन के लिए, सी झूठे प्रमाण पत्र पर जानबूझकर किए गए हस्ताक्षर के लिए, डी उपयुक्त ए और बी दोनों के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी अंकेक्षक का दीवानी दायित्व किस लिए होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा लापरवाही के लिए। कंपनी अंकेक्षक के दायित्व के अंतर्गत क्या होता है? दीवानी दायित्व में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, लापरवाही के लिए। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है? ए जहां लेन देन की मात्रा बहुत ही अधिक हो, बी जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो, सी जहां अर्हता प्राप्त लेखा पालक रखे गए हों, डी उक्त सभी। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो। तो देखिए, ये एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जहां आंतरिक नियंत्रण का कुशल एवं उत्तम प्रबंध हो। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण अधिक कुशल साबित होता है। इस विधि के अंतर्गत लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण हेतु मुख्यतः वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों एवं आर्थिक चिट्ठों का अंकेक्षण कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे, कथन ए आंतरिक लेखा परीक्षा का एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कराया जाना आवश्यक है। कारण आर, यह प्रबंधन का एक उपकरण है। नीचे दिए गुट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए में दिया हुआ ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया हुआ ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया हुआ ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश किया जाता है। ए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, बी सरकार, सी संचालक मंडल द्वारा, डी भारतीय प्रतिभूति बाजार बोर्ड द्वारा। तो देखिए, प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश जो होता है वो संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश कंपनी के संचालक मंडल द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रबंध द्वारा संपन्न किए गए समस्त कार्यों, गतिविधियों व उसकी स्थितियों का लेखा परीक्षा किया जाता है, जिससे प्रबंध की कार्य कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, संचालक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता है। ए कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं, बी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, डी अन्य कोई पेशेवर योग्यता। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता, यानी कि कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके लिए इंटरनल ऑडिटर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। देखिए, किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के अंतर्गत क्या होता है, अंकेक्षक के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलता है, स्टैट्यूटरी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलता है। अभी तो इसका प्रावधान संस्था की आंतरिक स्थिति तथा प्रबंध के निर्णय पर निर्भर करता है। तो अतः आंतरिक अंकेक्षक बनने के लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, अंकेक्षक को हटाने से संबंधित धारा है। धारा 224(8), धारा 224(7), धारा 223(5), धारा 223(2). तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, धारा 224(7). भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अंकेक्षक को उसके पद से हटाने से संबंधित नियमों का उल्लेख अधिनियम की धारा 224(7) के अंतर्गत किया गया है, किंतु संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह प्रावधान धारा 140 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, एन ऑडिटर इज नॉट ए सर्वेंट ऑफ द अपॉइंटिंग कंपनी। अंकेक्षक अपनी नियुक्त करने वाली कंपनी का नौकर नहीं होता है। बी, द ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट
बाउंड बाय ऑल टाइप्स ऑफ नोटिसेस गिवन टू द ऑडिटर बाय द कंपनी। अंकेक्षक अंशधारियों का एजेंट होता है, परंतु वे उन सभी नोटिसों के प्रति जो कंपनी द्वारा अंकेक्षक को दिए जाते हैं प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। सी, इन केस ए पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड ऑडिटर, a notice of this intention must be given to the shareholders of the company at least 10 days before the date of the general meeting of the company। ऐसी दशा में जबकि रिटायर होने वाले अंकेक्षक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अंकेक्षक नियुक्त करना हो तो इस इरादे का एक नोटिस अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा की तिथि से कम 10 दिन पहले दिया जाना चाहिए। डी, ए डेटर ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन ₹1000 कैन नॉट बी अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 1000 रुपये से अधिक का कंपनी के ऋणी व्यक्ति को कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। इन केस अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड ऑडिटर, ए नोटिस ऑफ दिस इंटेंशन मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज लिस्ट 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ऐसी दशा में जबकि रिटायर होने वाले अंकेक्षक स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अंकेक्षक नियुक्त करना हो तो इस इरादे का एक नोटिस अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा की तिथि से कम 10 दिन के पहले दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ए, द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के संचालक को। बी, बैंकर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के बैंक को। सी, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अंशधारियों को। डी, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के लेनदारों को। तो जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। देखिए अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, कंपनी ऑडिटर की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हाउंड वाज रिमार्क मेड इन द केस। अंकेक्षक एक प्रहरी कुत्ता है, न कि खूनी शिकारी कुत्ता। यह टिप्पणी इस मामले में की गई थी। ए, द लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड 1904। बी, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896। सी, लंदन एंड जनरल बैंक 1895। डी, डिलाइटफुल सिगरेट कंपनी लिमिटेड 1943। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896। अंकेक्षण एक प्रहरी कुत्ता है, न कि खूनी शिकारी कुत्ता। यह कथन किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896 के केस में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे, एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है। ऑपरेशनल ऑडिट। बी, फाइनेंशियल ऑडिट। सी, मैनेजमेंट ऑडिट। डी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षक किसी व्यवसाय के प्रबंध से संबंधित समस्त पहलुओं की जांच अथवा प्रबंध की पूर्णता का मूल्यांकन करने को प्रबंध अंकेक्षण कहा जाता है। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना है कि प्रबंध के कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे, ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू। निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कर्तव्य बाध्य है। ए, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं को। बी, द गवर्नमेंट थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से सरकार को। सी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रबंध संचालक को। डी, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी के अंशधारियों को। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू। निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कर्तव्य बाध्य है। तो देखिए इंटरनल ऑडिटर का तो आपको पता है कि वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, यानी कि वो प्रबंध को देता है, मैनेजमेंट को देता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा में कंपनी के अंशधारियों को। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे, इफ एन ऑडिटर डज समथिंग रॉन्गफुली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ। यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है तो वह दोषी करार होगा। ए, नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए। बी, मिसफिसेंस,
अपकरण के लिए सी, क्रिमिनल एक्ट आपराधिक कार्य के लिए डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, इफ एन ऑडिटर डज समथिंग wrongfully इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ। तो यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में कोई ऐसा गलत कार्य करता है जिससे कि कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है तो वह दोषी करार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे, द रेम्युनरेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण होता है ए, द मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक द्वारा, बी, द शेयर होल्डर्स इन ए जनरल मीटिंग, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा, सी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा, डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द रेम्युनरेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय। तो कंपनी ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन होता है, उसका जो पारिश्रमिक होता है, वो कौन निर्धारण करता है, ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, द शेयर होल्डर्स इन ए जनरल मीटिंग, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। देखिए कंपनी के ऑडिटर को नियुक्त कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं, तो उसका रेम्युनरेशन कौन तय करेगा, शेयर होल्डर्स ही तय करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, द शेयर होल्डर्स इन ए जनरल मीटिंग, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे, स्टेटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है ए, ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, बी, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए, सी, ऑल ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए, डी, ऑल बिजनेस कंसर्न, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, तो स्टेटरी ऑडिटिंग जो होता है वो किसके लिए कंपलसरी होता है, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ऑल ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी, सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न बाय। एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है ए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा, बी, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 द्वारा, सी, द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1951 द्वारा, डी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द फर्म, अंकेक्षक एवं फर्म के मध्य प्रसंविदा द्वारा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न बाय। एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द फर्म, अंकेक्षक एवं फर्म के मध्य प्रसंविदा होता है। साझेदारी फर्म में अंकेक्षक कराना आवश्यक नहीं होता है, परंतु यदि किसी अंकेक्षक एवं फर्म के मध्य कोई समझौता होता है तो साझेदारी फर्म में अंकेक्षण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विथ वेरिफिकेशन ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है ए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, कंपनी की लाभदायकता, बी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की वित्तीय स्थिति, सी, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीडर्स, प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा, डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विथ वेरिफिकेशन ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीडर्स, प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू is to exercise reasonable care and skill. This decision was given in the court case of. अंकेक्षक एक बीमा करता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना है। यह निर्णय दिया गया था निम्न न्यायालय के केस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, लंदन एंड जनरल बैंक, लंदन और जनरल बैंक में ये केस चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे, XYZ is a firm of chartered accountants having 3 partners, all of whom are in full-time practice. What is the total number of companies for which the firm can act as auditor at a given point of time? XYZ नाम की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में 3 साझेदार पूर्णकालिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं। किसी एक समय बिंदु पर कुल कितनी कंपनियों का फर्म अंकेक्षण कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, 60 कंपनियों का वो अंकेक्षण एक साथ कर सकती है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड टू। लागत अंकेक्षण की आख्या निम्न को प्रस्तुत की जाती है। ए द कंपनी, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ए कॉपी टू कंपनी, केंद्र सरकार तथा उसकी प्रतिलिपि कंपनी को, सी द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को, डी द कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सचिव को। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ए कॉपी टू कंपनी, केंद्र सरकार तथा उसकी प्रतिलिपि कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे, ए कंपनी ऑडिटर एड्रेस हिज ऑडिट रिपोर्ट टू। एक कंपनी अंकेक्षक अपनी आख्या संबोधित करता है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी मेंबर्स, सी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डी कंपनी सेक्रेटरी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।